गुड इवनिंग एवरीवन। हरियाणा जीके का एक टॉपिक हम लोगों ने कल लगभग कंप्लीशन पे आ गया था, पर थोड़े से पॉइंट रह गए थे, उन सब के बारे में आज बातचीत करते हैं। और हरियाणा जीके अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में भी आने लग गई होगी। कल मैं चेक कर रही थी, 12 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, लगभग घंटे घंटे भर की है, यानी 12 घंटे की बेसिक सी चीजें हम सबको आ जानी चाहिए। अब तक हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारे जिले मंडलों के समेत किसकी सीमा किस राज्य से लगती है, आपके कितने जिले और पड़ोसियों के कितने जिले आपकी सीमा के साथ टच होते हैं, दिल्ली के साथ हम कैसे अटैच्ड हैं, चंडीगढ़ से हम कितने अटैच्ड हैं, राजस्थान, यूपी, पंजाब से हमारी सीमा कौन कौन सी किस किस जिले की लगती है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। अब ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आपकी समझ में आ गई होंगी। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल ये टॉपिक आधा रह गया था, आपको याद होगा कल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक कि छोटे छोटे नाम क्या हैं, हर जगह के छोटे छोटे नाम, किसी खास कारण से महत्वपूर्ण नगरों के उपनाम। कल हमने पढ़ा था पानीपत का उपनाम था बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब, कारण यहाँ पे पेट्रोलियम का बाहोली, जो कि पहले करनाल में पड़ता था, बहुत बड़ा रिफाइनरी लगाई गई थी और फिर बाहोली का गांव जो था वो पानीपत में इंक्लूड कर लिया गया 1989 में जब पानीपत बना। लेकिन 1991 में पानीपत फिर से जाके इनके साथ करनाल के साथ और फिर वापस जाके 92 में जनवरी में ये अलग हुआ, तब से ये पानीपत रिफाइनरी ही कहलाती है। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ लिया था। कैथल हनुमान नगरी है, फरीदाबाद उद्योग नगरी, सिरसा जो है संतों की नगरी, फतेहाबाद पिंक सिटी, यमुनानगर पेपर सिटी, शुगर सिटी पलवल, रोहतक शहीदों का शहर, नहरों की सिटी, खनिजों का शहर, ये सब पढ़ लिया था। मछुआरों का स्वर्ग, इतना पढ़ लिया था, मछुआरों के स्वर्ग तक। आज आगे पढ़ते हैं। पहला है नारनौल। आप सब जानते हैं नारनौल आपका महेंद्रगढ़ वाला इलाका है। महेंद्रगढ़ का इनफैक्ट जो हेडक्वार्टर है, इकलौता महेंद्रगढ़ है जिसका नाम तो महेंद्रगढ़ है जिले का, लेकिन जिसका हेडक्वार्टर है आपके नारनौल में। तो नारनौल सिंघों का शहर भी कहलाता है और तालाबों का शहर भी कहलाता है। महेंद्रगढ़ में तालाबों का शहर कहलाता है नारनौल, अलग है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, तालाबों का शहर। छिछरौली जो आपके यमुनानगर में है, हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है। मैंने बताया था कि जब आप यमुनानगर में एंटर करते हैं, थोड़ा आगे चलते ही तो आपको फील होने लगता है कि कोई पहाड़ी इलाका आ गया, क्योंकि पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं और शिवालिक की थोड़ी थोड़ी रीजन आपको, जब ये नेशनल पार्क कलेसर वाला है ना, यहाँ से जब गाड़ी में जाते हैं तो ऐसा फील होता ही नहीं कि आप हरियाणा में हैं, ऐसा लगता है कि नहीं पहाड़ी इलाकों में आप आ गए हैं। छछरौली में बाकी पूरे हरियाणा के मुकाबले बारिश ज्यादा होती है, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको? छिछरौली को। छछरौली भी यही है, छिछरौली भी यही है, ये यमुनानगर में पड़ता है छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी। फरीदाबाद आपकी औद्योगिक नगरी है, कारण ढेरों उद्योग धंधे आजादी के बाद, तुरंत बाद, जब पाकिस्तान के इलाके से बहुत सारे हिंदू लोग वहां से अपना सामान उठा के पंजाब की तरफ आए, तब तो हम पंजाब ही थे, तो फरीदाबाद को डेवलप किया गया रेफ्यूजीज को बसाने के लिए और यहाँ ढेरों उद्योग धंधे लगा दिए ताकि उन लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। और रोजगार मिलेगा तो तनख्वाह मिलेंगी, तनख्वाह मिलेंगी तो उनके काम धंधे जो है अपने घर परिवार चल पाएंगे। तो इसलिए उद्योगों का बड़े पैमाने पे, बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे उद्योग धंधे यहाँ बसाए गए, तो इसलिए उद्योग नगरी बन गई आपकी फरीदाबाद। आप आज भी जानते हैं, चाहे फ्रिज की बात करें या टायर्स की बात करें या मशीनी उपकरणों की बात करें या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की बात करें, तो एस्कॉर्ट्स है या आइसर है जो ट्रैक्टर बहुत बड़े बड़े बनाती हैं कंपनीज, ये सब फरीदाबाद में ही तो अपनी यूनिट लगा के बैठी हैं। तो फरीदाबाद क्या है आपकी? औद्योगिक नगरी है, उद्योग धंधे ज्यादा हैं यहाँ। हिसार स्टील सिटी है, कारण स्टील सिटी बनाने के पीछे जिंदल परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और मैग्नेट सिटी भी हिसार ही है। तो हिसार स्टील सिटी भी है, मैग्नेट सिटी भी है, इस्पात नगरी भी है। इस्पात यही तो होता है, स्टील इंडस्ट्री को तो इस्पात नगरी कह देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन सिटी, कौन सी है आपकी? सोनीपत। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 5000 एकड़ में जो बहुत बड़ी एजुकेशन सिटी बनने जा रही है, जिसका शुरुआत तो हो गई है 2005 में जहां काम स्टार्ट हुआ, आज 2020 में काफी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट करके उनको पढ़ा रही हैं। कई सारे सेशन निकल भी गए हैं और बाहर से भी लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो एजुकेशन सिटी का मतलब है ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ठीक है,
नेक्स्ट है एजुकेशन हब रोहतक। लेकिन अगर अब आप सर्च करेंगे ना एजुकेशन हब के नाम से, तो आप देखेंगे सोनीपत का ही नाम आता है। एजुकेशन हब सोनीपत ही बन गया, क्योंकि लगातार सोनीपत में पढ़ाई लिखाई का माहौल, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है, कहीं ओपी जिंदल जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये काम करने लग गई, अशोका यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही है, एसआरएम यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही है, डिजाइनिंग का बहुत बड़ा कामकाज यहाँ स्टार्ट हो गया। तो इतना सब कुछ कहें तो ये हब ही तो है। हब होता है जहां बहुत बड़े पैमाने पर उस जिस चीज का हब है उससे जुड़े बहुत सारे संस्थान हो। तो धीरे धीरे आपका एजुकेशन हब जो है वो सोनीपत कहलाने लग गया। ठीक है, और अब साइंस सिटी भी सोनीपत बन जाएगा। मुरथल में अब इसकी घोषणा हुई थी कि साइंस सिटी अब डेवलप करेंगे सोनीपत को। आपके देश में अब तक सिर्फ 2 साइंस सिटी हैं, एक आपका पंजाब में और एक आपका बंगाल में। तीसरा साइंस सिटी हरियाणा के सोनीपत में बनेगा। नेक्स्ट है पलवल और रोहतक, क्या कहलाते हैं दोनों? शुगर सिटी। पलवल भी और रोहतक भी। रोहतक तो आप जानते ही हैं, सीमा किसी से बाहर टच नहीं होती। और पलवल जो आपका है, ये कहते हैं पंचवटी मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पांडव रुके थे कभी अज्ञातवास के दौरान। उनको छुपके रहना था ना 1 साल, तो वो यहाँ भी रहे थे पलवल में। ठीक है, मेवात कहलाता है पीर और फकीरों की धरती। मेवात जहां मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है हरियाणा में, मेव जाति के लोग ज्यादा हैं, इसलिए इसका नाम मेवात पड़ा। और ये बना था 4 अप्रैल 2005 को। ये एक वादा किया था गांधी जी ने मेव जाति के लोगों से कि आप हरियाणा पंजाब में सेफ हैं, और तब ये पाकिस्तान जाने से रुक गए थे यहीं पर। फिर इसलिए इनके नाम का एक जिला बनाया गया, जिसकी घोषणा तो कर दी गई थी पहले ही सत्यमेवपुरम के नाम से, लेकिन घोषणा करने और जिला बनने में टाइम लगता है। तो ये जाके बना 4 अप्रैल 2005 को। अब इसका नाम बदल के मेवात से नूह कर दिया गया। पहले ये मेवात था, इसका हेडक्वार्टर नूह में था। अब इसका हेडक्वार्टर जहां है ना, उसी के नाम पे जिले का नामकरण भी नूह कर दिया गया। तो अब सिर्फ एक जिला आपके पास है, महेंद्रगढ़, जिसका नाम महेंद्रगढ़ है MG, लेकिन उसको जिले को उसको गिनते हैं नारनौल में। ठीक है, तो मेवात पीर फकीरों की धरती। याद करो, इनका मेल फीमेल का रेशो सबसे बढ़िया है, 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कहां पर हैं? आपके महेंद्रगढ़ में। इनकी लिटरेसी सबसे खराब है, लेकिन अगर लिटरेसी खराब होने के कारण लिंगानुपात बढ़ा हुआ है तो ये भी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये होता है कि लोग कन्या भ्रूण हत्या करा दें, तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा। और बहुत दुख की बात है कि आपके राज्य में सबसे पढ़े लिखे गुड़गांव में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जहां पढ़े लिखे हैं गुड़गांव में है, और सबसे खराब आंकड़ा आपके लिंगानुपात का भी गुड़गांव में ही है। 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़े कहलाते हैं, वो नंबर 1 है लिंगानुपात में। तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कमजोर है ये खराब बात है, लेकिन लिंगानुपात अच्छा है ये बड़ी बात है। तो पीर फकीरों की धरती है आपका मेवात। सोनीपत गोल्डन सिटी भी कहलाता है। अब तो साइंस सिटी भी बन जाएगा, अभी है नहीं पर बनेगा, 1-2 सालों में इसके ऊपर काम होगा। और आपका एजुकेशन हब के रूप में सोनीपत लगातार डेवलप हो रहा है। NCR में पड़ता है ना पूरी बेल्ट, सोनीपत के आगे वाली भी, सोनीपत के साइड वाली भी और नीचे वाली भी। महलों का शहर कहलाता है। इनफैक्ट हवेलियों का, कल भी मैंने बताया था, हवेलियों का शहर कहलाता है फतेहाबाद। ठीक है, उद्योग विहार कहाँ है? आपके गुड़गांव में। मुझे लग रहा है कल ये पीछे ऊपर भी आए थे 2-4। करनाल, धान का कटोरा है करनाल। धान की जब भी बात आए तो के याद रखना। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। ऊपर कुरुक्षेत्र, उसके 2 पैर, पंजाब की तरफ कैथल और यूपी की तरफ करनाल। इन तीनों में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर पूछें कि धान की किस्में ज्यादा कहाँ है, वैरायटी ज्यादा, तो आप कहेंगे कैथल में। अगर कहें क्वांटिटी ज्यादा कहाँ है, तो करनाल में। लेकिन वैरायटी ज्यादा कहाँ है कि अलग अलग प्रकार के बासमतियों के चावल हैं, तो वो आपके कैथल, जो कि आपकी हनुमान की नगरी भी है। ठीक है, तो करनाल धान का कटोरा कहलाता है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया आपका पहला शहर है। जैसे वैसे अगर देखें तो देश में चंडीगढ़ को कहते हैं नवीनतम पद्धति से बसाया, लेकिन चंडीगढ़ तो यूटी है। तो आपके जिले में कौन सा, आपके राज्य में कौन सा है? तो करनाल, जो आपकी CM सिटी है ना, ये प्लान्ड तरीके से बसाया गया था। पंचकुला भी प्लान्ड है। हरियाणा का पेरिस भी कहलाता है, अपनी ब्यूटी के कारण हरियाणा का पेरिस भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ज्यादा मिलता है यहाँ। ठीक है, पंचकुला ब्यूटी के कारण कहलाता है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा है। POP, जो कि आजकल देखा होगा छतों में काम करते हैं, इस कारण करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। ये आपकी CM सिटी है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के CM यहीं के हैं। और यहाँ पे जो करनाल है, इसी को तो कल्पना चावला करनाल को ही तो बिलोंग करती थी। तो धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर। गुड़गांव,
गुड़गांव जैसे दिखे गुरुग्राम तो सारी चीजें याद करो आईटी से जुड़ी, साइबर हब यहाँ पर है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पूरा डेवलप्ड है। डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जिन्होंने कभी दिल्ली का विकास किया था, बाद में दिल्ली के विकास के लिए डीडीए बना दिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डीएलएफ का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, लेकिन वो मेन कामकाज करती है गुड़गांव और हरियाणा के एरियाज को डेवलप करने में। और गुड़गांव को गुरुग्राम जो इतना बड़ा शहर बना दिया, इंटरनेशनल लेवल के जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन सब ने अपने दफ्तर बनाए हैं। इसका कारण यही है कि गुरुग्राम बहुत एडवांस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, आप जानते हैं निजी मेट्रो भी हरियाणा के गुड़गांव में ही चली थी, पता है ना आपको, रिलायंस वाली। तो इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है इसकी दिल्ली से। गुरुग्राम साइबर सिटी कहलाता है, साइबर मतलब इंटरनेट वाला। मिलेनियम सिटी कहलाता है, मेडी सिटी कहलाता है, मेदांता अस्पताल यही तो है, तो मेडी सिटी। सपनों की नगरी है, विदेशी पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। और अगर आप वहां जाते हैं अच्छे एरिया में तो सच में लगता है आपको कि शायद बाहर का कल्चर देखने, वो एक फील आता है कि आप विदेश में हैं कहीं। तो ये सपनों की नगरी बन गया। बहुत लोगों का सपना है कि हम गुड़गांव में फला कॉल सेंटर में हमें नौकरी मिल जाए या इस कंपनी से हम जुड़ जाएं। तो सपनों की नगरी है। मनोरंजन का हब है, दुनिया भर के यहाँ मनोरंजन के साधन हैं, चाहे आप डिस्कोस की बात करें या आप किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बात करें, ऐसे ढेरों चीजें हैं मनोरंजन के लिए। सौर ऊर्जा का हब है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए ने जो अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करेगा, एक अलायंस, एक गठबंधन, उसने अपना हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में बनाया। तो कितनी बड़ी बात है। सौर ऊर्जा का हब है आईएसए के कारण। कॉल सेंटर कैपिटल है, दुनिया भर के कॉल सेंटर्स हर कंपनी के यहाँ मिलेंगे। निजी मेट्रो सिटी है। तो जितनी खासियत है आपकी, वो सब मेनली जो जिसके कारण आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, वो उसका कारण है गुरुग्राम। इसलिए हम कहते हैं कि ये हरियाणा की एक स्मार्ट सिटी है अपने बिहाफ पर। नेक्स्ट है अंबाला। अंबाला मिक्सी सिटी है, क्योंकि मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर अंबाला में बहुत ज्यादा बनते हैं। वैज्ञानिक नगरी है, वैज्ञानिक नगरों की नगरी काट के वैज्ञानिक नगरी है। साइंटिफिक अपरेटस, वैज्ञानिक उपकरण लिखना चाहिए था यहाँ, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है। साइंटिफिक अपरेटस, जो उपकरण यूज होते हैं ना साइंटिफिक, वो सारे यहाँ बनाए जाते हैं। साइंटिफिक नगरी है, तो जहां साइंस का जिक्र है वहां अंबाला को याद कर लेना। तो साइंटिफिक अपरेटस पूछें, साइंटिफिक सिटी पूछें, मिक्सी सिटी कहें, मिक्सर ग्राइंडर जूसर कहें, तो आप टिक कर देंगे अंबाला। ठीक है। कुरुक्षेत्र सिटी ऑफ पार्क्स कहलाता है। ढेरों पार्क हैं यहाँ जिनमें लोग बैठ सकते हैं। धर्म नगरी आपकी है, दुनिया भर के तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ दुनिया भर की चीजें फेमस हैं जो गीता के टाइम, मतलब गीता के पाठ से जुड़ी हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र के युद्धों से जुड़ी, युद्ध स्थली के रूप में देख लें, तो ये सब कुरुक्षेत्र में है। और सिटी ऑफ पार्क्स है कुरुक्षेत्र। जींद की बात करें तो भैंस से याद करना, मुर्रा नस्ल की भैंस, सफेद सोना, ये काला सोना जिसको हम कहते हैं। हरियाणा का दिल कहलाता है जींद। दुग्ध नगरी है, किसके कारण? मुर्रा भैंस के कारण, जो कि क्या कहलाती है? काला सोना। जयंती नगरी है। ठीक है। भिवानी को कह लेते हैं धर्मार्थ न्यासों का शहर। न्यास होते हैं ट्रस्टी, जो बहुत अमीर अमीर टाइप के लोग हैं, जो कहीं पे मंदिर बनवा देते हैं, कहीं प्याऊ बनवा देते हैं, कहीं कोई धर्मशाला बनवा देते हैं, उनको हम बोलते हैं बड़े आदमी हैं, खूब पैसा है जिनके पास, जो धर्म के कामों में पैसा लगाते हैं। तो ये धर्मार्थ न्यासों का शहर है। ट्रस्टीज, बहुत सारे लोगों ने यहाँ ढेर पैसा लगा रखा है। तो धर्मार्थ न्यासों का शहर कौन सा है? भिवानी। न्यास मतलब ट्रस्टी। काशी नगरी कौन सी है आपकी? भिवानी। क्यों? वैसे तो काशी आपका यूपी में है, लेकिन हरियाणा में भी काशी हैं दो। एक आपका भिवानी, जहां मंदिर बहुत ज्यादा है, जहां दान करने वाले बहुत लोग हैं, धर्मार्थ न्यास है वहां पर। इसके अलावा एक नवग्रह कुंड की काशी है आपकी कैथल में, जो 9 छोटे छोटे तालाब टाइप कुंड बनवाए थे ना भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों से, तो उनके कारण नवग्रह कुंड की काशी कैथल। और वैसे काशी कहेंगे भारत की छोटी काशी, तो वो आपका भिवानी है, मंदिरों की अधिकता के कारण काशी नगरी। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, तो वॉर मतलब युद्ध, तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी। लेकिन अगर कहें शहीदों का गांव तो आप कहेंगे तिगांव। कहां पड़ेगा? बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। अगर कहें शहीदों का शहर तो झज्जर। एक जैसे लगते हैं पेपर में, शहीदों का गांव, शहीदों का शहर, और ये सिटी ऑफ वॉर हीरोज कौन सा कहलाएगा? भिवानी। ठीक है। तो वॉर का मतलब भी लड़ाई वाला। मंदिरों का शहर है और मंदिरों के कारण ही ये काशी बना है, तो मंदिरों का शहर भी भिवानी और मिनी क्यूबा भी भिवानी। क्यों? क्योंकि भिवानी में बीबीसी है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिससे न जाने कितने लायक बॉक्सर्स निकले हैं और ओलंपिक तक जिन्होंने पकड़ बनाई है, विजेंदर जैसे जो लड़के हैं, ऐसे ढेरों लोगों के नाम हैं जो इस भिवानी बॉक्सिंग क्लब से निकलकर, जैसे क्यूबा जाना जाता है अपने बॉक्सिंग क्लब के लिए। क्यूबा एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में,
कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई सागर है ना, कैरिबियन सी, उसके पास पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। जैसे क्यूबा है बॉक्सिंग के लिए फेमस, ऐसे हरियाणा का बीबीसी है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। वहां से भी ढेरों लड़के निकल के कभी कॉमनवेल्थ में नाम लेकर आए, कभी ओलंपिक्स में तक पहुंचे, और कभी फिर इसमें अपना जो ये है ना क्या नाम है इसका, OAC, एशियन गेम्स में। तो इसलिए मिनी क्यूबा कहलाता है भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कारण। धर्मार्थ न्यास ट्रस्टीज ने बहुत सारे मंदिर बनवाए। काशी नगरी, मंदिरों की अधिकता। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, ढेरों सैनिक भिवानी से भर्ती हुए थे। 57 की क्रांति में लोग लड़े, और वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज, मंदिरों का शहर और मिनी क्यूबा। ये बार बार पढ़ोगे सुनोगे तब याद होंगे, ठीक है। हरियाणा के राजकीय संकेतक, ये भी बहुत बार देखा जाता है एग्जाम में। हरियाणा की पहचान, जैसे हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, हरियाणा की कौन सी बोली है, ये बेसिक बातें हैं, हर किसी को पता हो। तो आपका राजकीय खेल क्या है, जैसे राष्ट्रीय खेल होता है, वैसे तो इंडिया में कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो हॉकी को हम करते हैं टिक। कायदे से पढ़ोगे तो इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे नहीं बताया गया किसी को कि भाई ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हो कि हॉकी हमारा गेम है, नहीं, हमने अपने आप एज्यूम कर लिया। आपका राजकीय, आपके राज्य का हरियाणा का खेल कौन सा है, कुश्ती। तो हमारा राजकीय खेल पुराने टाइम से चला आ रहा है कुश्ती। आपका राजकीय, राष्ट्रीय लिख दिया, राजकीय होना चाहिए। राजकीय पक्षी है आपके हरियाणा का काला तीतर, और तीतर आपको यहीं आसपास, अपने आसपास जहां आप मुझे सुन रहे हैं, किसी भी गांव के आसपास देख लेना, खेतों की तरफ तीतर आपको मिल जाएंगे। कितनी बार तो हम भी जब जाते हैं अपने गाँव में खेतों की तरफ, तो वहां ऐसे ही बिल्कुल पास पास में तीतर घूमते रहते हैं। तो काला तीतर आपके हरियाणा का स्टेट बर्ड है, आपका राजकीय पक्षी है काला तीतर। काले को ब्लैक बोलते हैं और तीतर को फ्रेंकोलिन बोलते हैं। तो ब्लैक फ्रेंकोलिन, काला तीतर आपका हरियाणा का राजकीय पक्षी है। आपका राजकीय फूल क्या है, कमल का फूल, जो आपका नेशनल फ्लावर भी है ना, वही आपके राजकीय फ्लावर में भी है, कमल का फूल। आपकी राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी आपकी राजकाज की भाषा भी है देश की, तो आपने भी बना ली हिंदी। आपकी दूसरी भाषा पंजाबी, स्टार्टिंग से नहीं है, सन 2010 में बनी। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ ना, तो पंजाबी को अगर हम उस टाइम पे इंपॉर्टेंस देते, तो फिर पंजाब हमारे ऊपर हंसता कि वैसे तो तुम्हें अलग होने की सूझ रही थी, वैसे तुम अपनी भाषा पंजाबी बना रहे हो। तो इसीलिए बंसीलाल जी ने 1969 में क्या किया कि हमने अपनी राजकीय भाषा हिंदी के बाद दूसरी क्या बना ली, भाषा का मतलब हरियाणवी नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणवी आपकी बोली है। तो बंसीलाल जी ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि हमारी राजकीय बोली जो दूसरी बनाएंगे ना हम, इसके अलावा वो तमिल बनाएंगे। तो तमिल क्यों बना रहे हो जी, क्योंकि तमिल एक तरह से टक्कर दे देगी, पंजाबी को नीचे कर देंगे। उस टाइम पे ये था कि पंजाबी को अगर आपने ऊपर रखा ना, तो पूरा देश हंसेगा कि वैसे तो पंजाब से अलग होने की तुम्हें बड़ी सूझ रही थी, तुम लड़ रहे थे, मर रहे थे, तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और अब तुमने अपनी भाषा पंजाबी बना ली। तो इसीलिए बंसीलाल जी ने तमिल, जो कि यहाँ कोई नहीं बोलता, 0.002, इतने भी नहीं मिलेंगे आपको, 2 आदमी मुश्किल मिलते होंगे पॉइंट में, 0% लोग यहाँ तमिल, कौन बोलता है यहाँ तमिल, लेकिन तमिल को हमारी क्या बना दिया, दूसरी राजकीय भाषा, और लंबे टाइम तक बनी रही। सन 2010 में जाके जब ये हुड्डा जी आपके सीएम थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब इन्होंने कहा कि नहीं अब तमिल हटा देते हैं, क्योंकि वो पंजाबी हिंदी वाला वो हट चुका जो लड़ाई झगड़ा था। और फिर 2010 में सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या बनाई गई, पंजाबी। कायदे से तो ये बन जानी चाहिए थी 1966 के बाद ही, लेकिन उस टाइम बंसीलाल जी को लगा अगर पंजाबी को इंपॉर्टेंस दी तो फिर ये देश हंसेगा हमारे ऊपर, इसीलिए हमने कौन सी भाषा को दे दी इंपॉर्टेंस, तमिल को। तो आपकी लंबे टाइम तक भाषा कौन सी चली, तमिल। कब बनी पंजाबी, 2010 में। तो कितना आपका हरियाणा बना था 66 में, और भाषा आपने बनाई 2010 में, उससे पहले तमिल चलती रही, ठीक है। आपका राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल। जैसे देश का वृक्ष है बरगद, आपका है पीपल। पीपल को बोलते हैं फाइकस रेलेगिसा, पीपल का ही नाम है। राजकीय पशु आपका है ब्लैक बक, काला हिरण। बक होता है हिरण की प्रजाति, BUCK, ब्लैक मतलब काला। तो काला हिरण आपके यहाँ बहुत ज्यादा देखने में तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमने इसको अपना राजकीय पशु बना रखा है, काला हिरण। काला तीतर आपने पक्षी बना रखा है, और काला हिरण आपने पशु बना रखा है। कमल आपका जो आपका राजकीय फूल है, और आपका राजकीय जो खेल है वो आपने कुश्ती बना लिया। राजकीय भाषा पहली आपकी हिंदी है, दूसरी पहले तमिल चली 2010 में, 10 साल पहले आपने पंजाबी बना ली, ठीक है। तो पीपल हुआ, ब्लैक बक, काला हिरण। सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपके राज्य में है भीम
पुरस्कार। और ये भीम पुरस्कार में भीम की एक पूरी जैसे बनती है वो पिक्चर, वो वाली हाथ में देते हैं और आपके राज्यपाल देते हैं भीम पुरस्कार। स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है हरियाणा के राज्य स्तर पर 4 साल से जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो उसी को इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। और भीम पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा, और इसको हम बराबरी का मानते हैं। जैसे देश में अर्जुन मिलता है ऐसे आपके हरियाणा में राज्यपाल भीम पुरस्कार देता है। पहले सिर्फ इसमें 5 आदमियों को मिलता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। हरियाणा के लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल, जिन्होंने तमिल को आपकी दूसरी भाषा बना दिया था। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी बंसीलाल हैं। बिजली 100% जो गांव तक पहुंची थी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वो भी बंसीलाल जी के कारण। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। सबसे बड़ा उद्योगों का पुरस्कार कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। जो उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने पे कुछ अच्छा काम करते हैं राज्य के स्तर पे, उन्हें मुख्यमंत्री रत्न, जैसे भारत रत्न मिलता है ऐसे मुख्यमंत्री रत्न। और सर्वोच्च शिक्षा का पुरस्कार मिलता है आपके राज्य में राज्य शिक्षक पुरस्कार। तो जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं आपके राज्य में उनको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलता है, और जो बहुत अच्छा उद्योगों में काम करें उन्हें मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार मिलता है। ठीक है, भीम पुरस्कार आपके स्पोर्ट्स का है। पीपल आपका राजकीय वृक्ष है। ब्लैक बक काला हिरण आपका राजकीय पशु है। ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर आपका राजकीय पक्षी है। आपका राजकीय खेल है कुश्ती। और बस ये सारी चीजें। भीम पुरस्कार आपका स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा है। तो ये सारा हमने देख लिया। इनके क्वेश्चंस आंसर्स इसमें लगा दिए जाएंगे, इन सबको पढ़ लेना, मतलब करके देख लेना सॉल्व। अगर तुम्हें आते हैं इसका मतलब तुमने सारी चीजें समझ ली, नहीं आते तो इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार देख लेना आंसर्स के समेत। ये सब तुम्हें वैसे आ जाएगा, ये सब इसमें आ चुका है। ठीक है, चलिए कल एक टॉपिक मेरे ख्याल जितना मुझे याद है वो पता नहीं मैंने कराया था या आधा रह गया था। 1 मिनट, उसमें आदमियों के कुछ उपनाम थे या शायद हो गया था, जितना मुझे याद आ रहा है वो पढ़ा दिया था। उसमें लोगों के उपनाम बताए गए थे कि किसका क्या उपनाम है। कल कराया था ना शायद, वो है ना, वो टॉपिक पूरा हो गया ना। ठीक है, चलिए ये हमने पूरा कर लिया। संग्रहालय अभी इसमें से नहीं करा रही हूँ, संग्रहालय अलग से पढ़ा दूंगी मैप के थ्रू। मैप हाँ ये कल पूरा करा दिया था। देखो दीपचंद ब्राह्मण ये हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, हमने हरियाणा के जिलेवार परिचय पढ़ लिए, हरियाणा के मंडल पढ़ लिए, हरियाणा के हर जिले की खासियत देख ली, और अब हमने हरियाणा के आसपास की टेरिटरी किससे लगती है किससे नहीं वो देख लिया। फिर बहुत छोटे छोटे वन लाइनर में भी बहुत सारी नई बातें हमने सीख ली। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, हरियाणा का औद्योगिक विकास या हरियाणा की औद्योगिक संरचना, यानी हरियाणा का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या हरियाणा में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है, और हुआ है तो क्या स्टार्टिंग से हो गया था या इसके लिए अलग से आपने काम किया? तो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। आपका हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में। जब हम पंजाब का हिस्सा थे तो पंजाब के डेवलपमेंट के टाइम पर काम हुआ था आपके बहुत बड़े स्तर पे फरीदाबाद जैसे इलाकों में, लेकिन सब जगह नहीं हुआ था। हमने अलग होने के बाद ढेरों काम किए, और 1980 के बाद तो आप ये मान लो हरियाणा लगातार प्रोग्रेस के रास्ते पर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती गई। जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी ना उतना किसी भी राज्य का विकास होगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो वो सामान खरीदेंगे, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा बनेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा बनेगा तो फिर वहां और इंडस्ट्रीज आएंगी जो उनके लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए सामान बनाती होंगी, फिर उसमें और मजदूर, तो शहर के शहर बसते चले जाते हैं अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो जहां भी बड़ा प्लांट लगता है ना, सरकार पैसा लगाती है जनता से टैक्स लेके, लेकिन उसका फायदा उस राज्य विशेष को मिलता है। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा मान लीजिए ट्रेन से जुड़ा कामकाज हो, कोई बहुत बड़ा आपके यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ा कामकाज हो, या आपके यहाँ कोई बहुत बड़ी इस तरह की इंडस्ट्रीज लगा दी जाए, तो उसमें मजदूरों को भी तो काम लगाएंगे ना वो लोग, मैनेजर्स भी रखेंगे, उसमें सेल्समैन भी रखेंगे, तो बहुत तरीके के काम मिल जाते हैं। अनपढ़ भी चाहिएंगे, पढ़े लिखे भी चाहिएंगे, हाईली क्वालिफाइड भी चाहिएंगे। तो जहां जहां इंडस्ट्रीज लगती जाती हैं वहां वहां विकास ज्यादा बढ़ता जाता है। यही तो कारण है कि आपके राज्य में 2 जिले बहुत ज्यादा विकसित हैं। कौन कौन से? एक फरीदाबाद जो औद्योगिक नगरी है हरियाणा की, और एक गुड़गांव जो आईटी सेक्टर में सबसे आगे है। तो जहां जहां औद्योगिक विकास होगा उनकी डेवलपमेंट 100% होती जाएगी। सबसे पहले बड़े लेवल पे आपके देश राज्य में गुरुग्राम में तो बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इसका मेन विकास आईटी सेक्टर में है, ये तो है ही है। ऐसे ही बहुत सारों में फरीदाबाद है। फरीदाबाद में आपके यहाँ बहुत सारी चीजें, अगर मैं मेन बात करूं ना तो ट्रैक्टर सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि एक एक ट्रैक्टर लाखों रुपए का पड़ता है। तो आप खुद सोचो ट्रैक्टर की इंडस्ट्री में कितनी कमाई है और कितने ज्यादा लोगों को काम भी मिलता है। तो ऐसे ढेरों
मशीनी उपकरण हैं ट्रैक्टर के अलावा भी, जो कि आपके हरियाणा में बनाए जाते हैं। तो फरीदाबाद जैसे ही आए आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रैक्टर। वैसे भी आप जानते हैं हरियाणा ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे इंडिया में। तो ट्रैक्टर प्लस मशीनरी कह लो, कृषि उपकरण कह लो, जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कृषि उपकरण, ये सारे बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, यहाँ बड़े पैमाने पे रेफ्रिजरेटर भी बनते हैं। रेफ्रिजरेटर ये बनते हैं, जिसको आप कहते हैं फ्रिज। फ्रिज बोल देते हो ना आप आम भाषा में, वो रेफ्रिजरेटर है, ये बनते हैं यहाँ। इसके अलावा फरीदाबाद में बाटा शू कंपनी बड़े लेवल पे काम करती है, जो जूते बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे टायर्स बनते हैं गुड ईयर के। गुड ईयर नाम के आदमी ने ही पहली बार टायर बनाया था। रबड़ से बनता है ना टायर, जो ये गाड़ियों के टायर हैं, ये गुड ईयर नाम के आदमी ने बनाया, तो कंपनी ने नाम रख लिया गुड ईयर। तो गुड ईयर कंपनी के टायर्स आपके यहाँ बनते हैं। शूज यहाँ बनते हैं बाटा के। यहाँ बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे हैं, और ट्रैक्टर और उससे कृषि उपकरण से जुड़े तो ढेरों यहाँ पे बिजनेस चलते हैं। रेफ्रिजरेटर भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये फरीदाबाद की खासियत है। गुड़गांव को लास्ट में करेंगे, बहुत डिटेल है वो। तीसरा, मेन की बात कर रही हूँ, पानीपत। पानीपत जाना जाता है आपके पेट्रोकेमिकल, ये हब है पूरा, पेट्रोकेमिकल हब है, यानी पेट्रोलियम से जुड़ा बहुत बड़ा कामकाज है। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसकी देखरेख करती है, IOC। यहाँ पे आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL है। तो बड़े पैमाने पे यूरिया का उत्पादन यहाँ किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स में काफी आगे रैंक में आपका पानीपत भी आता है। यहाँ पे इस फर्टिलाइजर के संयंत्र में ये करोड़ों रुपए की लागत से बनती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि 10-20 रुपए से बन गई। इसमें बिजली ज्यादा होने पे आग लग सकती है, खराब हो सकता है, तो इसकी बिजली का ध्यान रखने के लिए यहाँ एक कैप्टिव संयंत्र भी बनाया गया है, ताकि इन चीजों में बिजली की सप्लाई में दिक्कत ना आए। इसके अलावा पानीपत हम पढ़ के आए थे, आपकी बुनकर नगरी है। पानीपत में पचरंगा अचार बनाया जाता है। तो ये देखो, छोटे लेवल के काम भी होते हैं और बहुत बड़े लेवल के काम भी होते हैं, तभी तो ये पानीपत लगातार उभरते उसमें है, उद्योग धंधे यहाँ लगातार उभर रहे हैं। जो आपका ये बासमती चावल है ना, इसका बहुत बड़ा मार्केट है आपके पानीपत में। ठीक है। इसके बाद सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत तो लगातार उभर रहा है, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, किसके साथ? दिल्ली के साथ। दिल्ली सोनीपत ही तो टच होता है आपका उत्तरी सीमा में, दिल्ली में। तो ये दिल्ली के साथ कनेक्टेड है, दिल्ली के साथ इसकी कनेक्शन सबसे पास में पड़ जाता है। जैसे गुड़गांव है आपका, जैसे फरीदाबाद है, ऐसे सोनीपत है। तो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए इसके विकास में आसानी हो रही है। तो सोनीपत के विकास का एक बड़ा कारण तो ये है। इसके अलावा सोनीपत में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है। विदेशी कंपनियां आ रही हैं, जैसे नेस्ले है, आज नहीं, आज से बहुत पहले, जो कि चॉकलेट्स बनाती है। और याकूट कंपनी है, जो कि वो छोटी छोटी, देखा याकूट की बॉटल्स आती है इतनी छोटी सी, उनमें वो लस्सी टाइप की चीज होती है, दूध और लस्सी का मिक्सचर लगता है। तो इस तरह के ढेरों, यहाँ हॉर्लिक्स की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन, जो बहुत बड़े पैमाने पे पुराने टाइम से हॉर्लिक्स बना रही है। हॉर्लिक्स में पेपर में आया था कि मेन कंटेंट क्या होता है, जौ जो होता है ना, गेहूं और जौ, इसका मिक्सचर होता है हॉर्लिक्स में। तो विदेशी कंपनियां यहाँ चॉकलेट बनाने की कंपनी है। अब तो यहाँ आपके सोनीपत में बहुत बड़े पैमाने पे बरही, जिसको बढ़ी कहते हैं, वैसे तो बड़ी गांव है, लेकिन किताबों में बरही लिखा है, ये बहुत बड़ा फूड पार्क डेवलप हो गया। तो धीरे धीरे करके आपके सोनीपत में राई है, बरही है, ये पूरे इलाके, ये बड़ी गांव है, बड़ी, लेकिन इसको बरही लिखेंगे पेपर में। तो इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे सोनीपत का भी विकास हो रहा है। एक तरफ एजुकेशन के फॉर्म में देखें, एक तरफ किसानों के लिए देखें, तो बहुत बड़ा ये जो पार्क बन गया, फूड पार्क, इससे सीधे किसानों को फायदा है। इसके अलावा आपके सोनीपत में ही गन्नौर पड़ता है, जहां इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हो रहा है, जो ये मंडी बन रही है फल और सब्जियों की। तो बहुत बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे यहाँ विकसित हो रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर आपका एक ऐसा जिला है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। अगर मैं उद्योगों की बात कर रही हूँ तो यमुनानगर में आपके देश में, जब आपका देश आजाद नहीं हुआ था ना, 1933-29 में, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी थी, सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती हमारी पुरानी नदी थी ना, सरस्वती शुगर मिल, ये बहुत बड़ी मिल लगाई गई थी और इसकी ढेरों यूनिट्स लगी थी। लेकिन फिर हम आजाद हुए और वो बहुत सारी मिलें जो थी ना, वो पाकिस्तान में चली गई, तो उसकी कुछ मिल हमारे यहाँ भी आई। यमुनानगर की जो सरस्वती शुगर मिल की यूनिट थी ना, यमुनानगर वाली, इसने बहुत बड़ा नाम कमाया था। और जब आपके पूरे देश में कुल 410 शुगर मिलें थी सिर्फ पूरे देश में, तब आपकी इस सरस्वती शुगर मिल की यूनिट ने, जो कि आपके यमुनानगर में है आज, इसने सबसे ज्यादा गन्ना पिराई का इसको अवार्ड मिला था। 1900 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, शायद 75 की घटना है, पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यमुनानगर में
बिल्ट का नाम आपने सुना होगा। बिल्ट का मतलब है बल्लारपुर। बल्लारपुर, आई मतलब इंडस्ट्रीज, 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 LT मतलब लिमिटेड, लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये भी इंडस्ट्रीज का काम था बिल्ट का, और बिल्ट का तो बहुत एक पूरी बेल्ट फैली हुई थी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। बाद में इसी को शॉर्ट में लोग बिल्ट कहने लग गए थे। यमुनानगर में ना शराब के बहुत बड़े स्तर पे कारखाने हैं, स्टार्च का बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है, कागज का बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है, रिफाइंड ऑयल बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, पेपर कटिंग मशीनें यहाँ पर हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे लगभग सारे उद्योग धंधे, इसके अलावा प्लाईवुड से जुड़ी अगर बात करें, भाई ये जो ये आपका फर्नीचर बनता है ना, क्योंकि यहाँ साल के जो ये यमुनानगर है यही तो है वो कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क, इसी में तो छछरौली पड़ता है। तो इस कलेसर में साल के बहुत पेड़ हैं और इन पेड़ों का यूज कर लेते हैं फर्नीचर बनाने में। तो जो प्लाईवुड लकड़ी है ना, इसका बहुत बड़ा कामकाज है यहाँ। और यहाँ कहते हैं पुराने टाइम से ही बहुत बड़ा टिम्बर मार्केट फेमस है यहाँ। टिम्बर मार्केट, लकड़ियों का बाजार, टिम्बर मार्केट। तो कहाँ का टिम्बर मार्केट फेमस है? आपके यमुनानगर का। टिम्बर मार्केट तो हर जिले में मिलेगा, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पे फेमस कौन सा है? जो अब्दुल्लापुर में हुआ करता था पुराने टाइम में, आज यमुनानगर का टिम्बर मार्केट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लगभग देखो सारी चीजों में इनका कहीं ना कहीं योगदान है। एक तरफ ये शुगर की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये इंडस्ट्रीज ढेरों लगा के बैठे हैं, शराब, स्टार्च, कागज, रिफाइंड, पेपर कटिंग, टिम्बर, बहुत बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा आपके देश में जो पहले फास्टेस्ट ट्रेन थी ना, जब तक मोदी जी ने 2014 में अपनी कमान नहीं संभाली थी, 2016 में शताब्दी को रिप्लेस कर दिया दूसरी गाड़ी ने। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस ने सबसे पहले आपकी फास्टेस्ट ट्रेन जो इससे पहले थी, बहुत लंबे टाइम तक चली, 1989 से 2016 तक, अप्रैल में फिर इसको रिप्लेस किया था गतिमान एक्सप्रेस ने। तो 2016 तक जो आपकी फास्टेस्ट ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस, ये कभी अगर खराब हो जाती ना, तो इसको ठीक करने के लिए दिल्ली से हरियाणा के यमुनानगर में लाना पड़ता था, क्योंकि यमुनानगर में शताब्दी एक्सप्रेस को ठीक करने का वर्कशॉप था। कितनी अजीब बात है, दिल्ली में वर्कशॉप नहीं बनाया, उत्तर भारत में शताब्दी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक वर्कशॉप था जो आपके हरियाणा के यमुनानगर में स्थित था। तो इससे दिखता है कि कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारे यमुनानगर, अभी भी है बहुत बड़े पैमाने पे, अभी भी यमुनानगर एक इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोहतक की। अब जैसे एक दिन में आपको ढेरों चीजें याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुन लोगे, तो अब पढ़ा दूंगी फिर ये इजी दिखेगा। रोहतक का बहुत ज्यादा विकास हुआ और आपके जो सीएम रहे लगातार 10 साल रिकॉर्ड बनाया लगातार का। वैसे तो आपके सीएम बहुत बार आगे भी रहे हैं, इनसे ज्यादा भी रहे हैं, लेकिन लगातार में आपके सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और हुड्डा क्योंकि रोहतक को बिलोंग करते थे, तो रोहतक का बहुत विकास कर दिया, बहुत ही ज्यादा। और रोहतक की कनेक्टिविटी रोड्स के साथ बहुत ही बेहतर है, कभी आप गए होंगे तो आप जानते भी होंगे। और इसको भी हार्ट ऑफ हरियाणा का दर्जा दिया गया। रोहतक में ही पड़ता है महम, चौबीसी चबूतरा, राजनीतिक राजधानी कहलाती है आपकी हरियाणा की रोहतक, क्योंकि यहाँ राजनीति का हमेशा से एक जमावड़ा जमता था पुराने टाइम से। तो रोहतक की इंपॉर्टेंस एजुकेशन में देख लो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनकी भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, रोड्स, और ये बहुत बढ़िया तरीके से हुड्डा ने अपने एरिया को बहुत ही अच्छा बना लिया, और बनाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने, जो मंत्री बने उनकी जिम्मेदारी, आप खुद देखो, आपको आज अलग हुए 1966 से आज आप 2020 में बैठे हो। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी ना कभी तो आपके एरिया से कभी ना कभी कोई ना कोई मंत्री तो बना होगा। इतने सालों में, 5-5 साल की सरकारों में कभी ना कभी तो कोई मंत्री बना होगा आपके इर्द गिर्द का। अगर एक मंत्री अपने एरिया का विकास कर ले मंत्री पद पे रहते हुए, तो पूरे राज्य का विकास ना हो जाए? देखते देखते कितने साल हो गए आपको, 66 से 76, 86, 96, 2006, 16, 50 साल प्लस हो गए, 54 साल। तो कितने मंत्री बने होंगे? अगर वो अपने अपने एरिया में, कैबिनेट मंत्री भी कोशिश करे, भाई कैबिनेट आपके कम से कम 8-9 कैबिनेट तो बनते ही हैं, अगर 9 मंत्री हर 5 साल में अपने अपने एरिया को चमका दें, तो आपका पूरा राज्य चमक जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब मंत्री बन के बैठ जाते हैं और फिर देखते भी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, फिर अपने जिले में कोई काम नहीं करना। दूर मत जाओ, अपने अपने जिले की हालत देख लो। जिसके यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपने पद पे रहते हुए आपके जिले का कोई फायदा
किया, अगर नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ। भ्रष्टाचार तो वो करते ही जाएंगे, आप और मैं रोक नहीं सकते, लेकिन उस भ्रष्टाचार के बावजूद अपने एरिया का तो विकास कर लो। इंडिया इतना अमीर है कि यहाँ खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों साल से इसको दुनिया लूट रही थी, तब भी अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है 2019 तक में। इसका मतलब हमें उससे दिक्कत नहीं है भाई, भ्रष्टाचार एक दिन की खत्म होने की कहानी नहीं है। लेकिन जब तुम मंत्री बनते हो तब तो कम से कम अपने जिलों के विकास कर लो, इस बहाने तुम्हारे पूरे राज्य का किसी दिन विकास हुआ मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठते हैं, खूब पैसा खाते हैं, जिला जाए भाड़ में, फिर वापस आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में इतना कमा लेते हैं कि आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनकी पुश्तों को भी। तो इसीलिए ये दिक्कत है, अपना अपना विकास कर लो तो किसी न किसी दिन सबका विकास हो ही जाएगा। अब हर आदमी अगर अपना विकास करेगा तो क्या समाज का विकास नहीं होगा? हो जाएगा। अपने अपने जिलों पे ही काम कर लो, उस पे भी नहीं करते। तो रोहतक हुड्डा ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कोई कांग्रेस की पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो रियलिटी है उसको बता दूं। यहाँ ना एकल खिड़की प्रोजेक्ट, एकल खिड़की, ये एकल खिड़की क्या था, जो रोहतक है ना, यहाँ किसी भी विदेशी कंपनी को काम करना बहुत आसान दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइसेंस और इस तरह की जो चीजें ना जो बहुत परेशान करती हैं किसी भी इंसान को, वो लगभग सारी परेशानियों का हल एक जगह कर दिया। तो एकल खिड़की योजना चलाई कि कोई भी विदेशी कंपनी आए, अपना कुछ भी यहाँ लगाना चाहे, बड़ी कंपनी, तो ये ना हो कि उसको फलाना जगह से ये कराना है, उस जगह से ये कराना, नहीं, एक जगह ऑफिस में वो आए, वहीं सारी उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रोहतक में जो आपका ये पड़ेगा ना इलाका, इसकी कनेक्टिविटी जैसे दिल्ली से वैसे टच नहीं है, लेकिन रोड्स की कनेक्टिविटी ऐसी बना दी कि दिल्ली बहुत पास दिखता है, यहाँ से हर चीज लगता है कि बहुत करीब है। तो इसलिए भी रोहतक का लगातार विकास हुआ। फिर राजनीतिक कहीं ना कहीं कारण रहा कि रोहतक लगातार आगे बढ़ता गया। यहाँ पे आपकी MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में जो बनी थी। यहाँ और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, इसीलिए एजुकेशन में इसका बड़ा नाम है। और जो एजुकेशन में आगे होगा तो कॉमन सेंस लगाओ, वो धीरे धीरे आगे आ ही जाएगा। IIM आपके पूरे देश में गिनती के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और आपके अकेले राज्य में एक ही है ये, और ये बनाया गया है रोहतक में। तो रोहतक का तो विकास होना लाजमी है। जहां एजुकेशन पे काम है, जहां राजनीति तगड़ी है, जहां पे कनेक्टिविटी अच्छी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एकल खिड़की प्रोजेक्ट है, तो उसका विकास तो होगा ही होगा। ठीक है। इसके बाद सोनीपत हुआ, मेन से करा रही हूं मैं, सारे नहीं, उसके बाद पढ़ किताब से लेंगे सारे वाले जो इंपॉर्टेंट होंगे। एक आपका उभरता, बहुत उभरता सा है रेवाड़ी। रेवाड़ी में धारू हेड़ा पड़ता है, कोसली पड़ता है, बावल पड़ता है, लगातार एडवांसमेंट की तरफ है, और रेवाड़ी लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। आने वाले दौर में जैसे गुड़गांव एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है ना, ऐसे उम्मीद है रेवाड़ी भी लगातार ग्रोथ करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर खड़ी होती जा रही हैं, और जहां इंडस्ट्री काम करेंगी वहां नौकरियां मिलेंगी लोगों को, और नौकरियां मिलेंगी तो भैया रोजगार मिलेगा, तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो अपने आप लाइफस्टाइल अच्छा बनेगा। जहां जहां विकास होगा औद्योगिक इकाइयों का, वहां वहां इंसान का स्तर सुधरने के चांसेस ज्यादा होंगे, लायक लोगों के। वहां कम पढ़े लिखों के लिए भी काम मिल जाता है, पढ़े लिखों के लिए भी और हाईली क्वालिफाइड के लिए। तो हरियाणा अगर देखें ओवरऑल तो धीरे 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 अपनी एक जगह बना गया पूरे देश में, पूरे इंडिया की सोसाइटी के बीच में हरियाणा एक जाना माना नाम है। चाहे दूध दही के प्रदेश के नाम पे हमारा नाम जाना जाता हो, चाहे देश में 60% घरों में जो गाड़ियां खड़ी हैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं, और वो मारुति का प्लांट हरियाणा में आपके राज्य में, आपके जिले में, गुड़गांव में लगाया गया। जैसे वो कहीं और लगता तो उनका नाम फेमस होता, हरियाणा के गुड़गांव में आपका मारुति का प्लांट लगा था। पहले मारुति उद्योग लिमिटेड एक छोटा सा काम धंधा था जो इंडियन एक परिवार ने शुरू किया, लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड धीरे धीरे बढ़ता गया, और 1980s में इन्होंने जापानी कंपनी सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, और फिर 1983-84 में बढ़िया स्तर पे इन्होंने गाड़ियां प्रोडक्शन शुरू कर दिया गाड़ियों का। और आज आप देख लीजिए टोटल भारत की 60% गाड़ियां अकेली मारुति सुजुकी की है। तो ये जो BMW है, ऑडी है, या ये बड़ी गाड़ियां है ना, ये तो बहुत छोटा प्रतिशत यूज करता है। जो बड़ा तबका यूज करता है वो मारुति की गाड़ियां यूज करता है, और मारुति का बड़ा प्लांट आपके हरियाणा के गुड़गांव में, मानेसर में यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, एक एक के बारे में बातचीत कर लेते हैं धीरे धीरे करके। चलिए, कहाँ मिलेगी वो फाइल? ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, हरियाणा की औद्योगिक संरचना जो मैंने आपको बताया, इन सबको अब किताबी भाषा में पढ़ लें, क्योंकि समझ आने के बाद ना थोड़ा सा किताबी भाषा भी पढ़नी पड़ती है, तभी पेपर में हम लोग पास हो पाते हैं। क्या कह रहे हैं देखना ये लोग, ये कह रहे हैं हरियाणा गठन के समय यानी 1966 में
औद्योगिक दृष्टि से एक अल्प विकसित राज्य था। तो हरियाणा जब अलग हुआ ना 1966 में, तो ऐसा नहीं है कि ढेर इंडस्ट्रीज थी। 66 में तो कोई बड़ा उद्योग था ही नहीं। ये मारुति वाला भी 70 में लगा, आपकी पूरी तरह से बिजली भी 70 में आई। आपके राज्य में जो मेन विकास हुआ वो 80 के बाद ज्यादा हुआ। 70 तक भी आप थोड़ा थोड़ा काम करने लगे। 66 में कोई बहुत अमीर नहीं थे आप। तो हरियाणा जब गठन हुआ उस टाइम औद्योगिक दृष्टि से एक अल्प विकसित राज्य था। पर्याप्त खनिज संसाधनों का अभाव आज भी है। खनिज नहीं बढ़ा सकते आप ये नहीं कह सकते हम पढ़ लिख गए तो खनिज बढ़। खनिज तो मिट्टी की देन है। अब लोहा जितना मिट्टी से निकलेगा उतना ही निकलेगा ना। आप और मैं पढ़ के विकास कर सकते हैं, पर हम लोहा थोड़ी निकाल लेंगे मिट्टी में से, या सोना थोड़ी बना देंगे। तो इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हरियाणा में खनिज संसाधन कम है। तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी मिट्टी सोना उगलती है। वो सोना बेशक गोल्ड वाला नहीं है, लेकिन वो गेहूं का सोना है, वो धान का सोना है। आपके यहाँ बाजरा पैदा होता है, आपके यहाँ कपास पैदा होता है, आपके यहाँ गन्ने की फसल होती है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपके यहाँ मिट्टी में पैदा ना होती हो। तो इन सब की इंडस्ट्रीज भी तो आगे ग्रोथ कर सकती हैं। जरूरी थोड़ी कि जहां सोना चांदी तांबा मिलेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हरियाणा कृषि उत्पादन के दम पे बैठ के खा सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बैठ के खाने का ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। खेती में मेहनत करो, उससे भी बहुत कुछ निकल सकता है। तो हरियाणा में खनिज संसाधनों का अभाव है, हम मानते हैं। इस कारण राज्य में उद्योग धंधों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। अब जैसे जहां खनिज संसाधन है ना, वो वैसे पिछड़े रहते हैं, क्योंकि वहां अच्छी सड़कें नहीं होती, अच्छे स्कूल्स नहीं होते, अच्छे कॉलेजेस नहीं होते। जहां ये सब चीजें होती हैं वहां खनिज संसाधन नहीं होते, क्योंकि ये सब चीजें बनती हैं मैदानी भागों में, वहां खनिज नहीं मिलता ज्यादा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या बनी? कृषि। तो आपके राज्य में अगर लोहा तांबा पीतल नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है? खेती करते हैं आप। आपके यहाँ गन्ने के चीनी की इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, आपके यहाँ कपड़े की इंडस्ट्री लग सकती है, आपके यहाँ पे जो है फलों और फूलों का काम हो सकता है, आपके यहाँ सब्जियों का काम हो सकता है, आपके यहाँ ब्रेड बिस्किट ये जितने भी ये दो है ना, दूध और इन सब के काम, दही का, तो ये कम है क्या काम? इसमें भी दुनिया बहुत कमाती है। तो यहाँ प्रमुख आधार क्या है? कृषि बनी रही। 80 के पश्चात हरियाणा ने खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। खनिज संसाधन गलत है कहना, ये कहना चाहिए उद्योगों के आधार पर हम खनिज बाहर से भी लाने लग गए। अब पेट्रोलियम हमारे यहाँ थोड़ी निकला, लेकिन देख लो पेट्रोलियम रिफाइनरी आपने लगा ली। कहाँ से आया ये पेट्रोल? ये पेट्रोल बाहर से आता है, क्योंकि हरियाणा में कोई पेट्रोल नहीं है। फिर धीरे धीरे करके हमने इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली और हमने सोर्सेज बना लिए। जैसे आपके यहाँ कोयले का काम होता है, तो कोयला तो हरियाणा में है ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं? उड़ीसा से ले आते हैं, हम जो है ये अपना MP वाले इलाके से ले आते हैं, ट्रेन में भर भर के आ जाता है। हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है। आपके पास एरिया ज्यादा थोड़ी है। आप टोटल इंडिया के टोटल एरिया का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है, आपके पास कितना है? 32 लाख में से 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो आप एरिया में ज्यादा बड़े नहीं है, क्षेत्रफल में तो आप बहुत पीछे हैं। आप कितना परसेंट लेके बैठे हैं? 1.34। लेकिन जब हम गिनते हैं पैसों में तो हम टॉपर्स में आ जाते हैं। इसका मतलब आप छोटे एरिया से ज्यादा कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो भौगोलिक दृष्टि से छोटा है, पर आर्थिक सर्वेक्षण पैसे की जब बात करें तो क्या कह रहे हैं के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद GDP में हरियाणा का योगदान देखना जरा, 3.6%। आबादी आप लेके बैठे हैं 2.09, एरिया आपके पास है 1.34, 1.5% भी नहीं है आपके पास एरिया। और जो आप पैसों में योगदान दे रहे हैं वो 3.6% का। तो जितना आप एरिया लेके बैठे हैं, जितनी आप जनसंख्या लेके बैठे हैं, उससे ज्यादा आप देश में पैसे में योगदान दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए? इसका मतलब हरियाणा एक रिच स्टेट है, अमीर राज्य है हरियाणा। 17-18 के ये आंकड़े मत याद रखना, बस एक आइडिया है। भारत के टोटल GDP में 6.5% की वृद्धि की अपेक्षा टोटल इंडिया ने वृद्धि की 6.5%, और आपने देखना राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पादन में 8% की वास्तविक वृद्धि की गई। तो पूरे देश की वृद्धि तो 6.5%, जिसमें दिल्ली भी है, कर्नाटक भी है, ये अपना हैदराबाद वाला भी है, सारे राज्य हैं। पूरा देश मिला के 6.5%, और आप अकेले कितनी? 8%। इसका मतलब हरियाणा में ग्रोथ रेट ज्यादा रहा, एवरेज से काफी अच्छा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग आपके यहाँ हैं? हरियाणा में उद्योगों का विकास 80 के पश्चात ज्यादा हुआ, जिसमें कृषि मेन है। खनिज संसाधन कम है, लेकिन थोड़े बहुत है, महेंद्रगढ़ की तरफ, ज्यादा नहीं है। चूने का पत्थर ये तो पूरे हरियाणा में है। संगमरमर कम है, क्योंकि कायंत्री चट्टान से निकलता है। लोहा एस्क भी घटिया क्वालिटी का लोहा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं लोहे की खदानें हैं, हमारे यहाँ नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत। पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया गया। 80 के बाद बेसिकली आपने ग्रोथ की है ज्यादा।
आगे क्या कहते हैं देखो, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ जिसमें कृषि आधारित उद्योग, तो मेन आपका जो आधार है ना वो खेती है। चाहे आप चावल की बात करें, बासमती की बात करें, अचार की बात करें, आप बात करें गेहूं की, सब्जियों की, फलों की, तो सब कृषि आधारित है। वस्त्र उद्योग भी है क्योंकि आपके यहाँ TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कपड़े में साइंस की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है। आपके देश में आजादी से पहले आपने भिवानी में वो लगवा दिया था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा तब से विकसित है। अगर वस्त्र की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो सारा आपका ये फरीदाबाद और गुड़गांव। पेट्रोकेमिकल्स मतलब कि आपका ये रिफाइनरी वाला पानीपत। सूचना प्रौद्योगिकी IT सेक्टर तो आपका गुड़गांव। बायोटेक उद्योग तो ढेर जगह है। रियल एस्टेट भी गुड़गांव में ढेर है। निर्माण उद्योग ये मेन है। सबसे ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं IT में और कृषि में, ठीक है। राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यहाँ देश के सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण होता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद में। आइसर, एस्कॉर्ट्स दोनों। हरियाणा में स्थापित चीनी मिलें, आपके यहाँ चीनी मिल भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ गन्ना काफी पैदा होता है। ये जो यमुना वाली बेल्ट है तो पूरी गन्ने की है। सोनीपत में गन्ना, पानीपत में गन्ना, करनाल में गन्ना, यमुनानगर में गन्ना। सबसे ज्यादा गन्ना तो यमुनानगर में, 27% गन्ना टोटल हरियाणा का अकेला यमुनानगर उठा लेता है। पानीपत की सहकारी चीनी मिल 56 में, आप बने भी नहीं थे उससे पहले आपके यहाँ थी। रोहतक की सहकारी चीनी मिल 56 में, तो हमसे पहले पानीपत और रोहतक बन चुकी थी। करनाल की मिल 77 में, हरियाणा बनने के बाद। शाहबाद की मिल भी 84-85 में। महम जो रोहतक वाला है 91 में। हैफेड सहकारी चीनी मिल असंध करनाल में 2008-9 में। सरस्वती बताया ना मैंने, ये पुरानी आजादी से पहली 1933 में, 29 में इसमें काम हुआ था। अपने यहाँ वाली 33 में आई। वैसे सरस्वती जो हेरिटेज काम किया था मिलों के क्षेत्र में, वो 29 से स्टार्ट कर दिया था। प्रथम और सबसे बड़ी थी ये सरस्वती वाली, ज्यादातर फिर लाहौर में चली गई। आपके यहाँ यमुनानगर वाली आई। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ जो बना, चीनी का बहुत बड़ा कामकाज है, तो 66 में बना दिया हम लोगों ने। चीनी के उद्योग धंधे हरियाणा में बहुत आगे हैं। वर्तमान में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं। 10 मिलों का संचालन चीनी मिल प्रसंघ करता है, लेकिन असंध की जो चीनी मिल है उसको हैफेड चला रहा है। हैफेड आपको पता होगा ना, हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फेडरेशन जिसको देखती है, तो उसको बोलते हैं हैफेड, ठीक है। हैफेड द्वारा स्टार्टिंग में बन गया था हैफेड। राज्य में जिलेवार उद्योगों का वर्णन, अभी गुड़गांव नहीं देखते, बहुत लंबा है गुड़गांव, इसको मैं आज पढ़ाऊंगी तो अकेला ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। गुड़गांव से आगे बढ़ते हैं। ये देखो गुड़गांव के आगे, ये गुड़गांव ही चल रहा है अभी तो। हाँ, ये भी गुड़गांव है। DLF वगैरह ये तुम्हें आसान दिखेगा, जिस दिन पढ़ाऊंगी ना, अब कल परसों इसी का नंबर आएगा तो बहुत आसान दिखेगा, लेकिन गुड़गांव अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। औद्योगिक संस्थान, अभी हम बात करते हैं, एक एक जिले को उठा लेते हैं, तो बहुत आगे वाला आ गया। इसके पीछे ये पॉइंट्स में दिया हुआ होगा, ये देखो रेवाड़ी आ गया ना, हमें ये पढ़ना है। जो बाकी हैं गुड़गांव के अलावा, सोनीपत है, रोहतक है, अंबाला है, सिरसा है। सिरसा में तो मेन जो कामकाज है वो खेती वाला है। रेलवे कैरेज है तो आपके यमुनानगर की बात कर रहे हैं। सरस्वती शुगर मिल है, ये पढ़ लेते हैं आज। बल्लारपुर, BILT जिसको आप कहते हैं, यमुनानगर, और इसके ऊपर ये पानीपत वाला आ गया। बाहोली तेल शोधक NFL, ये देखो ये पानीपत से भी पहले पानीपत है। ये हम सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये भिवानी से टेक्नोलॉजिकल, जो भी मैं बात कर रही थी ना, वो यही सारे पॉइंट्स थे। देखो यहां से पढ़ते हैं। गुड़गांव हम पढ़ेंगे कल, वो अकेला एक दिन में कवर होगा। भिवानी, जब भी भिवानी आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कपड़े का बहुत बड़ा कामकाज। घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला का नाम आपने सुना होगा। GD बिड़ला ने 1937 में, 1945 में यहाँ काम किया था। सबसे पहली मिल लगी थी कपड़े की, वो सिंथेटिक कपड़े की थी भिवानी में। फिर 45 में यहाँ पे सूती कपड़े की मिल लगी, और तब से आज तक लगातार वो रिसर्च सेंटर एज इट इज बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है। उसको द TITS लिख देते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करता है कपड़े में, टेक्सटाइल में। देखें, सूती वस्त्र उद्योग 1937 में, आजादी से 10 साल पहले, भिवानी टेक्सटाइल मिल स्थापित किया गया। यहाँ
वर्ष 45 में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल लगाई गई। तो सूती वस्त्र की पूछेंगे तो 45, वैसे ये इंडस्ट्री कब खड़ी हो गई थी? 37 में। आजादी से पहले भिवानी में टेक्सटाइल का काम था, कपड़े का काम था। नेक्स्ट, सीमेंट फैक्ट्री। एक दिन मैंने बताया भी था ये कि ये सीमेंट फैक्ट्री अब बंद पड़ी है। एक टाइम था जब डालमिया परिवार ने जर्मनी से इंजीनियर बुलाए और ढेर पैसा लगा के यहाँ एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, सीमेंट बनती थी, बहुत लोगों को रोजगार मिला। फिर किन्हीं बातों पे कुछ हुआ होगा, लॉस हुआ होगा कंपनी को, उन्होंने वो शट डाउन कर दी। बाद में भारत सरकार ने उसमें बिचौलिए का काम किया और भारत सरकार ने कहा जो आपकी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई, वो इसका अधिग्रहण कर ले। कुछ पैसे वैसे दिए होंगे डालमिया परिवार को और सीसीआई ने ले लिया, लेकिन उसके बाद ये बंद पड़ी है लंबे टाइम से। कई बार इसके बारे में उठती है बात कि इसको खुलवा देना चाहिए, लेकिन एमपीज उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो सीमेंट फैक्ट्री है चरखी दादरी में। इस फैक्ट्री का निर्माण 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण जर्मनी के एक इंजीनियर, मेन थे जर्मनी के इंजीनियर्स, इनकी टीम थी, द्वारा किया गया। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन लगभग 500 मीट्रिक टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता था, लिखना चाहिए, अब नहीं है, पहले एक टाइम पे होता था। 23 जून 81 को इस कंपनी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ये सरकार की थी, इसने अधिग्रहित कर लिया। कुछ पंगेबाजी रही तो फिर इसको सरकार ने ले लिया, लेकिन फिर बंद हो गई। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, TITS, ये है वो जिसके बारे में बार बार मैं बात करती हूँ। ये टेक्नोलॉजिकल, आई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, टी और एस मतलब साइंसेज, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। तो सोचो कपड़े में टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करता है। भिवानी का TITS बहुत बड़ा संस्थान, GD बिड़ला ने बनाया था ये। तो 1943 में, यानी 37 में काम हुआ, 43 में काम हुआ, 45 में काम हुआ, 1939 में तो सीमेंट फैक्ट्री लगी, 37 में कपड़े की मिल लगी, 45 में उसपे कपड़ा, 47 में उसमें कपड़ा बनना शुरू हुआ। ये 40 चारों तरफ जो है ना कपड़े का काम चल रहा है, 30 से लेके और 40 तक। तो कितना काम हुआ भिवानी में। इससे तैयार माल बांग्लादेश में, पड़ोसी देश तुर्की, बेल्जियम आदि देशों को भेजा जाता है। तो ये उस टाइम से चल रही है, आजादी के पहले से घनश्याम दास बिड़ला जी की ये बनाई हुई, और अब तक इसमें रिसर्च का काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। हरियाणा खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, खादी आप जानते हैं ना, गांधी जी ने मेन कहा था भाई खादी की तरफ लोगों को मोड़ो, तो 2 अक्टूबर को हम खादी दिवस भी इसीलिए मनाते हैं। हरियाणा में ग्रामीण स्तर पर खादी वस्त्र को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने गांधी जी के जन्म वाले वर्ष में, क्योंकि हरियाणा बना 1966 में और गांधी जी जन्मे थे 1869 में, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद ही गांधी जी के 100 वर्ष पूरे होने थे। तो हमने क्या किया, 1969 में खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड बना दिया कि भाई गांधी जी को एक तरह से ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड। कब बनाया गया? 1960। ऐसे पूछ लेते हैं सन कि कब बनाया, तो गांधी के साथ खादी याद करना, तो उसके 100 साल बाद कर दिया हमने, हम बने ही तभी थे, तो हमने तभी बना दिया 69 में। ठीक है। हरियाणा खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड का काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले, जहां उद्योग धंधे खुलेंगे वहां रोजगार मिलेगा, के अवसर उपलब्ध कराना, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना और एक मजबूत ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना। तो कब बना आपके यहाँ हरियाणा खादी ग्रामोद्योग जो छोटे लेवल पे काम करता है? 1969 में। नेक्स्ट, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चौधरी देवीलाल जी थे। पानीपत की बात करें तो वही 2-3 बातें। देश की राजधानी के निकट है पानीपत भी और सोनीपत भी, यातायात के साधनों से पूर्ण रूप से जुड़ा है। भाई सड़क भी कितनी बढ़िया है, GT रोड, NH44, आपकी रेल की सुविधा भी है। तो सोनीपत पानीपत की तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ, तभी तो NCR में आते हैं ये। तो साधन बहुत बढ़िया, यातायात के पास भी है, साधन भी हैं, इस कारण पानीपत जिले का उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से निर्मित हथकरघे, हाथ से चलने वाले, हथकरघा हाथ से चलने वाले, जो हथकरघे से बनती हैं दरियां, बेड कवर, गलीचे जो नीचे बिछे होते हैं, कालीन, टेबल मैट्स जो टेबल पे बिछती हैं, अचार, पचरंगा अचार बताया, सूखी सब्जियां, इनको ऑस्ट्रेलिया तक जाती हैं ये। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। तो सोचो आपके पानीपत में बने हुए अचार, मुरब्बे, यहाँ की दरियां, गलीचे, बेडशीट, टेबल मैट्स और कालीन, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर में, रशिया, इसमें अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, तो यूरोप में और अमेरिका में सोचो हमारी चीजें यूज की जाती हैं। इस जिले के प्रमुख उद्योग क्या हैं? पहला NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। NFL किस चीज का? यूरिया,
तो नाइट्रोजन का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक यानी यूरिया का उत्पादन होता है। उसमें क्या प्रमुख होता है? नाइट्रोजन। पूछेंगे फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, तो नाइट्रोजन याद रखना। इस उर्वरक के प्रयोग से प्रतिवर्ष 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो नाइट्रोजन का जो यूरिया बनता है, इस कारण आपके यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो पाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है अपने आप। तेल शोधक कारखाना, इसकी स्थापना 1980 में करनाल के बाहोली में की गई थी। फिर क्या हुआ? 89 में करनाल से अलग हो गया पानीपत, तो फिर ये पानीपत रिफाइनरी बन गई। पानीपत जिले के गठन होने और बाहोली पानीपत जिले का भाग बनने के कारण इसका नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना कर दिया गया। कब बना था ये? 1980 में। ठीक है। देश का अत्याधुनिक सबसे बड़ा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दूं, लेकिन हरियाणा है तो आप यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। आप कह दो सबसे बड़ा, कौन पूछने आ रहा है? वैसे ये सच्चाई नहीं है। उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र, इतनी बड़ी रिफाइनरी है, इतना बड़ा एनएफएल है, खराब भी तो हो सकता है ना, बिजली कम ज्यादा, आग लग जाए, जल जाए, तो उसके लिए बिजली पे एक ये बनी रहे नजर, उसके लिए कैप्टिव संयंत्र लगा दिया, कैप्टिव विद्युत संयंत्र। राज्य में विद्युत सप्लाई के उतार चढ़ाव से उर्वरक संयंत्र खराब हो सकता है आपका एनएफएल वाला, और इसके लिए पानीपत में इस संयंत्र की स्थापना की गई, तो कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ताकि बिजली सही जाए। हरियाणा के पानीपत जिले के समालका कस्बे में 93 में नेस्ले इंडिया की इकाई की स्थापना। नेस्ले जो चॉकलेट्स बनाता है, तो आपके यहाँ पानीपत में चॉकलेट्स का कामकाज बहुत पुराना है, 37 साल पुराना। 37 नहीं, 27 एक साल हो गए ना, तो 1993 में, तब तो आप में से आधे लोग जन्मे भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग। उस टाइम पे यहाँ पे हरियाणा के समालका में नेस्ले ने, कंपनी है चॉकलेट बनाती है, उसने अपना इकाई लगा ली थी। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये भी उस टाइम। सोचो, नेस्ले विदेशी कंपनी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाती है, जैसे इन्फेंट फूड, छोटे बच्चों का खाना, फेरिक्स वगैरह, दुग्ध उत्पाद बनाती है, पेय पदार्थ बनाती है नेस्ले, चॉकलेट बनाती है। तो ये सब बनाने वाली कंपनी कहाँ खुल गई आपके आके? पानीपत के समालका में इसने अपनी यूनिट लगा ली 1993 में। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन कंपनी है, विपणन करने वाली कंपनी है। तो आईओसी रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। ये कंपनी मुख्य रूप से पेट्रोल का काम करती है, डीजल का, केरोसिन का, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ल्यूब्रिकेंट्स का, ग्रीस, इनका। इसकी एक इकाई हरियाणा के पानीपत जिले में भी स्थित है। ठीक है, तो पानीपत में ढेरों काम करते हैं ये। इसके बाद यमुनानगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी आपकी अगली क्लास, परिमल सर क्लास लेंगे, वो क्या कह के गए? 9 बजे क्लास लेंगे, तो फिर तो मैं पढ़ा देती हूँ। यमुनानगर जल्दी से पढ़ लेते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित हरियाणा के इस जिले में सभी लघु, मध्यम और बड़ी औद्योगिक, मैंने बताया यमुनानगर तो बहुत एडवांस था, शराब, स्टार्च और ये अपना चीनी और पेपर और दुनिया भर के कामकाज। तो औद्योगिक रूप से विकसित हरियाणा है। हरियाणा के इस जिले में सभी लघु इकाइयां, छोटे, मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा चीनी बनाई जाती है, यहाँ मशीनों के कल पुर्जे बनते हैं, शराब आदि का निर्माण किया। डिस्टिलरी होती है जहां शराब का काम होता है, डिस्टिलरी बोलते हैं उसको। इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात हम कहाँ कहाँ करते हैं? जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेपाल, दुबई, सीरिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो देखो हम कहाँ कहाँ सामान भेजते हैं, कहाँ से? पानीपत से भी भेजते हैं हमने पढ़ा, हम यहाँ से भी भेज रहे हैं। कहाँ से? ये यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कागज नगरी। इस जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां देखो, पहली बल्लारपुर, BILT, बल्लारपुर बिल्ट जिसको बोलते हैं BILT, तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो बल्लारपुर पेपर मिल उनमें से एक है। 1929 में इस मिल की स्थापना मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से की गई थी। तो सोचो, आजादी से पहले इसका नाम था मेसर्स पंजाब पल्प। पल्प होता है गूदा, जो इसका कागज बनने से पहले लुगदी होती है ना, तो पल्प एंड पेपर मिल, तो कागज का बहुत बड़ा कामकाज है। अब्दुल्लापुर एक्चुअली शहर का नाम था, उसके नाम से की गई थी। वर्तमान में इस मिल में 7 पेपर मशीनें हैं जिनमें पेपर का काम होता है, 2 कटिंग प्लांट है यहाँ, 3 लैमिनेशन की मशीनें हैं बड़ी, और एक आधुनिक CSC प्लांट है। तो ये बहुत सारा काम है यहाँ। इस मिल में वनस्पति घी बनता है, रिफाइंड वगैरह, रिफाइंड तेल, कॉस्टिक सोडा और उच्च स्तर के लिखने और मुद्रण करने के कागज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, यमुना गैसेस लिमिटेड। तो ये जो है ना औद्योगिक
इकाइयों में गैसेस यूज होती हैं बहुत सारी तरह की, वो भी यहाँ होती हैं। तो औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिए इसकी स्थापना 73 में की गई थी। यमुनानगर में औद्योगिक गैसें बनती हैं। तो ये 1973 में 88 में इस कंपनी का नाम यमुना गैसेस और केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया था। तो पूछेंगे आपके यहाँ औद्योगिक गैसें कहाँ बनती हैं, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में गैसों का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे यमुनानगर में। ठीक है, इस कंपनी ने 75 में औद्योगिक गैसों के उत्पादन में फर्स्ट रैंक लिया था। ये कितनी बड़ी बात है। यमुनानगर की चीनी मिल ने भी फर्स्ट रैंक ले रखा है और गैसों का जो प्रोडक्शन करती है उसने भी फर्स्ट रैंक ले रखा है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 33 में लाहौर में की गई। 29 में हो गई थी, लेकिन आप वाली जो आपके यहाँ है ना, ये 33 में बनी थी। यमुनानगर में स्थापित ये मिल सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक इकाई है। तो सरस्वती में ढेरों इकाइयां लगी थी, ढेरों मिले, एक आपके यहाँ यमुनानगर में लगी, लाहौर वहां रह गया, यमुनानगर हमारे पास आ गया। इस चीनी मिल को देश की पुरानी 410 चीनी मिलों में से सर्वाधिक गन्ना पिराई की क्षमता का गौरव प्राप्त है। क्या नाम है इसका? सरस्वती। रेलवे कैरेज और वेगन वर्कशॉप, वेगन होते हैं ये डिब्बे वगैरह इस तरह की चीजें, तो रेलवे कौन सी वाली? शताब्दी की ठीक करने का कारखाना की स्थापना 1952 में 3 कोचिंग स्टॉक यूनिटों के साथ 9 गुड स्टॉक यूनिटों की प्रतिदिन मरम्मत करने की न्यूनतम सुविधाओं के साथ जगाधरी में। यानी जो आपके ठीक होती है ना ये शताब्दी, ये इसके लिए वर्कशॉप है, कारखाना है जगाधरी में। जगाधरी पड़ेगा यमुनानगर में। भारतीय रेलवे के अस्तित्व में आने के बाद ये वर्कशॉप उत्तर रेलवे के एक भाग के रूप में काम कर रही है। भारतीय रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का काम किया जाता है, जो आपकी इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी 1989 से लेकर 2016 तक। अब गतिमान है, उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलती है। टिम्बर मार्केट बताया लकड़ियों का। 1947 से पहले ये लकड़ी मंडल अब्दुल्लापुर के नाम से प्रसिद्ध था। तो जहां आज ये बिकती है ना लकड़ियां, ये पहले अब्दुल्लापुर था। लगभग 100 एकड़, मतलब 100 एकड़ यानी 1 एकड़ में 1 किला, तो 5 बीघे, तो सोचो इंटू 5 में विस्तृत इस मंडी में सागवान की लकड़ी मिलती है, शीशम की लकड़ी, कीकर, चीड़, सफेदा, इन लकड़ियों का व्यापार होता है। तो ये खासियत है आपके यमुनानगर की। ठीक है, आज हमने ये 3-4 पढ़ लिए, अब आगे कल फिर पढ़ लेंगे। ये 11-12 है मेन काम के। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। ये आपकी जिनके पास बुक है ना, इसमें ये पेज नंबर 131 पर मिल जाएगा। कल कुछ लोग कह रहे थे मैम पेज नंबर बता दिया करो, तो शायद ये 131 पर है। हाँ, 131 पर ही दिया है। इसको आप पढ़ लेना बुक से। हरियाणा की औद्योगिक संरचना, इस नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। ये गुड़गांव छोड़ के जो मैंने आज पढ़ा दिए, इनकी रीडिंग कर लेना, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैप को बार बार देखते रहा करो। जो भी किताब तुम्हारे पास है उससे पढ़ लो। कोई जरूरी नहीं कि आप एक किताब लो, जो आपके पास है वो बेस्ट है, क्योंकि सबने वही चीजें लिखी हैं, कोई अंतर नहीं है। बस प्रेजेंटेशन का तरीका सबका अलग अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम है। आंकड़े तो सेम ही रहते हैं ना। अब ये बल्लारपुर है तो ये थोड़ी कि कोई उसको कह देगा करनाल में है। ये अगर यमुनानगर में है तो वहीं रहेगी। अब्दुल्ला पर उसका पुराना नाम था तो अब्दुल्लापुर ही रहेगा। नई चीजें जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, पुरानी चीजें तो स्टैटिक हैं, एज इट इज रहेंगी। चलिए, थैंक यू। अब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे। मैं कोशिश करूंगी सैटरडे को भी क्लास ले लूं। अब 10-15 दिन में ना काफी हद तक कोर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, काफी हद तक, कि मोटी मोटी सारी चीजों में से हम गुजर जाएं। औद्योगिक इकाइयां भी समझ में आ जाएंगी। फिर हम आएंगे वन्य जीव वाले पे, कृषि पर, पानी की सुविधा, बारिश वाली चीजें, फसलों के ऊपर, मिट्टियों के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि चीजें धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर बनती जाएगी। पर्यटन स्थल करा दूंगी। जितना बोलती हूँ ना इन सब पे, ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। पुराने पेपर उठा के देखना, इन सब में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।